हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम टेंस एंड ट्रांसलेशन पार्ट थर्ड देखेंगे। यदि आपको हमारे पहले के वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको सारे वीडियो मिल सकें। पार्ट थर्ड देखिए, जहाँ से हमने पार्ट सेकंड ख़त्म किया था उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रामर को पढ़ने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली द टॉपिक ऑफ टेंस एंड ट्रांसलेशन एंड इट इज़ वेरी बेसिक टॉपिक। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे वीडियोस हैं ग्रामर से रिलेटेड, ये क्लास 6 से लेकर हायर क्लासेस तक कोई भी विद्यार्थी देख सकता है। ये बहुत उपयोगी होंगे सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल से हायर लेवल तक की सारी जानकारियां हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड, ग्रामर का थर्ड पार्ट है, जिसके के अंदर हम ये बताएंगे कि भाई जो है टेंस जो और ट्रांसलेशन में कैसे मदद कर सकते हैं और किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। देखिए, आज हमारा फोकस रहेगा प्रेजेंट टेंस पे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि अलग अलग सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है, जो हमें टेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड सेंटेंस पैटर्न्स। क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने हैं तो यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ योर सेंटेंस। जैसे कि आप जो भी वाक्य बना रहे हैं उस वाक्य के अंदर, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस के एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के, इनको आपको अच्छे से समझना है ताकि आप सेंटेंस बना सकें। देखिए, सबसे पहले आपको इसे समझना पड़ेगा कि ये बेसिक एलिमेंट हैं क्या। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैटर्न की बात करते हैं, देखिए पैटर्न होता क्या? पैटर्न वो तरीका है, वो माध्यम है, वो मेथड है जिसके माध्यम से कि आपको कैटेगरी के अनुसार आपके जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको क्रम वाइज रखना है। आपको पहले सब्जेक्ट को रखना है, आपको फिर वर्ब को रखना, फिर ऑब्जेक्ट को रखना है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो हम सबसे पहले ये चीज़ बात करते हैं भाई कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस पैटर्न। देखिए, बेसिकली जब हम टेंस सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, तो सेंटेंस तीन प्रकार के हम मानते हैं: एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव या पॉजिटिव या सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनके अंदर हम दो प्रकार के पैटर्न फॉलो करते हैं, चाहे टेंस कोई सा भी हो, चाहे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, चाहे पास्ट टेंस की बात करें, चाहे फ्यूचर टेंस की बात करें। तो एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में दो पैटर्न काम में आते हैं। पहला पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और दूसरा पैटर्न होता है जिसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म ही है जिसकी मदद से हम पर्टिकुलर टेंस में जाते हैं, पर्टिकुलर टेंस के वाक्य को पहचानते हैं, पर्टिकुलर प्रकार के आइडिया या इवेंट को व्यक्त कर पाते हैं। तो आपको ये दो पैटर्न फॉलो करने हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में। साथ ही ये भी ध्यान में रखना है, देखिए कि पहला जो पैटर्न होता है, पैटर्न नंबर 1, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द पैटर्न दैट वी यूज इन मेकिंग सेंटेंसेज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। दो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनमें कि हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं? पहले वाला पैटर्न, केवल एफर्मेटिव वाक्यों में, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हम। तो एक बहुत आसान चीज़ है, आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए, पैटर्न नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा पैटर्न है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा? मेन वर्ब से पहले। तीसरा पैटर्न आ जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नकारात्मक वाक्य। देखिए, जितने भी टेंस हैं, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, सभी टेंसेस में यही पैटर्न काम में लिया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मैन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, चाहे हमारा वाक्य किसी भी टेंस में हो। नंबर 3 आता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले वो वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी वे वाक्य है जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप
इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। बाद में देखिए वो का वही सेंटेंस पैटर्न आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी पैटर्न नंबर 1 ही बेसिक पैटर्न है। ये सारे पैटर्न तो पैटर्न नंबर 1 से ही बने। अब आप कहेंगे कि साहब इतने सारे हमारे सेंटेंस पैटर्न याद कैसे रहेंगे? बहुत आसान है इनको याद करना, क्योंकि आपको बताओ पहला सेंटेंस पैटर्न याद है कि नहीं है? याद है ना? बिल्कुल, आपको पहला सेंटेंस पैटर्न बिल्कुल अच्छे से याद है। अब फिर दिक्कत क्या है? आप ये याद कर लीजिए भाई हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होता है? मेन वर्ब से पहले। नोट का यूज कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? वाक्य के शुरू में, उन प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। बाकी तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार के जो वाक्य हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें पांचवा पैटर्न हम काम में लेते हैं जिसमें कि हम WH वर्ड का यूज करते हैं। अब ये WH वर्ड का प्रयोग कौन से वाक्यों में करते हैं? मतलब वे वाक्य जिनके बीच में, हिंदी के वे वाक्य जिनके बीच में क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, यानी जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, यानी जिनका उत्तर कुछ बड़ा कोई टेक्स्ट होता है, कोई तथ्य होता है। तो इन वाक्यों में आपको क्या करना है? देखिए वही पैटर्न मैंने काम में लिया है। पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। यहाँ देखिए मैंने वैसे ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर मैं इसे कहूँगा कि आप इसे क्या माने? इसे आप माने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये ऑब्जेक्ट नहीं माने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस माने, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। तो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बचा हुआ पार्ट लास्ट में आ जाएगा। पहले WH वर्ड लिख देना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो दीज आर द बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने सेंटेंस पैटर्न है? 5 सेंटेंस पैटर्न है। कौन कौन से? पहला बेसिक सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से मिलकर बनते हैं सारे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? दूसरे में याद कर लो भाई, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आपको अगर नोट लगाना तो कहाँ लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अगर आपका वाक्य क्या से शुरू होता है हिंदी में, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर यस या नो में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? क्या आप दूध पीते हैं, क्या आप डेली वॉक पे जाते हैं, क्या आप अपने माता पिता की बात मानते हैं? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका आसानी से उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न जो किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। कौन सी हेल्पिंग वर्ब से? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। फिर बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना है। WH वर्ड वालों में WH लगाना, जैसे आप कहाँ जाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, इस प्रकार के वाले जो वाक्य होते हैं उनमें क्या करते हैं? WH वर्ड पहले लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है जिनका हम यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको टेंस 12 होते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक छोटे से वीडियो में 5, 7, 10 मिनट के वीडियो में ही आपको समझा दिया है कि हर प्रकार के टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती है। देखिए मैंने इधर लिखा है टेंस, यानी ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी प्रकार से पास्ट में ये पास्ट के सिंपल है, ये पास्ट का कंटिन्यूस है, ये पास्ट का परफेक्ट है और ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। यही फ्यूचर के हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनका बेसिक फॉर्म हमें समझ में आना चाहिए। बेसिकली से हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? देखिए बेसिक हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है। एक तो डू, ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब है हमारे लिए, ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब है डू। इसके अलावा होती है बी, ये भी बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। डू के अलावा कौन सी है बेसिक हेल्पिंग वर्ब? बी। बी भी एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है हैव भी एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब है, और बीन ये भी बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। यानी बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने कौन सी हैं? डू, बी, हैव, बीन। बताओ इनको इस क्रम में याद कर सकते हो? बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है। डू, बी, हैव, बीन। डू यानी सिंपल के लिए, यानी पहला टेंस इंडेफिनिट या सिंपल के लिए डू, कंटिन्यूस के लिए बी, परफेक्ट के लिए हैव और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए बीन। इस क्रम में याद कर लीजिए इनको, डू, बी, हैव, बीन। अब आप आ जाइए टेंस में, यानी अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य बना रहे हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? डू और डज का। डू का ही रूप है डज, डू में ईएस जोड़ के क्या बन गया? डज।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी के क्या रूप होते हैं, इज, एम, आर। जो आप पहले से जानते हैं कि भाई इज का प्रयोग हम करते हैं, आर का करते हैं और एम का प्रयोग करते हैं। तो बी के ही 3 रूप हैं, इज, एम, आर, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का। हैज, हैव किसके रूप हैं, हैव के ही रूप हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, हैव। उसके बाद देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम किस वर्ब का यूज करते हैं, बीन का, और इसके लिए इसका फॉर्म काम में लेते हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक उसी प्रकार से हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं, तो पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, डिड। देखिए डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, यानी ये बेस वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म पास्ट में काम में लिया जा रहा है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हो। इसके बाद आप देखिए पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर, ये भी बी के रूप है, वॉज और वर। उसके बाद आपका आ जाता है परफेक्ट में हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर। देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो फ्यूचर टेंस को मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिखा है क्योंकि ये हमारे सेंटेंसेस बनाने के लिए, और हमें क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश राइटिंग सीखना है, इंग्लिश कंपोजिशन सीखना है और कम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना है, तो बेसिक्स जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। फ्यूचर टेंस नहीं होता मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के अनुसार, वो ये कहते हैं कि भाई विल और शैल का यूज आप सीखिए। तो देखिए मैंने विल और सेल को यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ही डाला हुआ है, यानी विल और सेल इस टेंस की मैन वर्ब है, मैन हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। आपको पता ही भाई आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, बाकी सभी के साथ विल का। ठीक इसी प्रकार से देखिए बी ये खुद उठ के आ जाती है यहाँ पे, विल बी और शैल बी बन जाता है कंटिन्यूस में। फिर परफेक्ट में क्या बन जाता है, ये हैव खुद उठ के आ जाता है, विल हैव और शैल हैव। और यहाँ बीन, ये बीन भी खुद उठ के चला जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आई थिंक आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। मैं आपको शॉर्ट में फिर बता रहा हूँ कि डू और डज प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब हैं। डू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं या प्लूरल के साथ करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ, और ईएस लगा हुआ है डज, ये आती है सिंगुलर के साथ। यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ। हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। ठीक इसी प्रकार से हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं। डिड सभी कर्ताओं के साथ आता है पास्ट सिंपल टेंस में, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, साथ ही आई के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का। ठीक इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस में सभी के साथ हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस में सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और विल भी और शैल भी। जैसा आपको बताया भी, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे तो शैल भी लगाएंगे आई वी के साथ। तो ठीक इसी प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चार्ट को अपने मन से अपनी कॉपी में लिखकर बनाइए बार बार, या इस वीडियो को बार बार सुनिए, आप आराम से इसे सीख जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ मैन वर्ब। अब देखिए मैन वर्ब के लिए भी मैंने एक टेबल बनाया है, 2 ही टेबल की मदद से मैंने सारे टेंस आपके क्लियर करना चाहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपके टेंस होते हैं सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अब देखिए आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ये 2 टेंस हैं जिनको आप ध्यान से समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। मैं इनको बाद में बता रहा हूँ, पहले इजी चीज़ें बता देता हूँ आपको, जल्दी हो जाएगी। आप देखिए जितने भी कंटिन्यूअस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। और चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। यानी आपके कितने टेंस हो गए भाई, 6 टेंस ऐसे हो गए जिनमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अब बात करते हैं 6 के बाद 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो हो गए 9 टेंस। 10वां टेंस जो आपको बता रहा हूँ फ्यूचर सिंपल में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इन टेंसेज में तो आपको कोई समस्या नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन आपको ये एक चीज़ याद रखनी है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल को, कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल की थोड़ी सी अलग स्टोरी है। इनकी स्टोरी में क्या है कि आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको यही याद रखना पड़ेगा। चलो बात करते हैं अपन पास्ट सिंपल से। तो देखिए पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेज, ध्यान से सुनना, पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि पैटर्न नंबर 1 दो ही टेंस में काम में आता है। कौन कौन से दो टेंस थे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। पैटर्न नंबर 1 क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न नंबर 1 काम में आता है केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में। तो आपको पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में जिनमें कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे आप, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेज में कौन सी मेन वर्ब यूज में लेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक इसी प्रकार से प्रेजेंट सिंपल में आ जाइए। प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लूरल है तो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। ठीक इसी प्रकार से अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेनी है। तो मैं बार बार कहूँगा आपको कि आप इन दोनों टेबल्स को आसानी से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आ जाए। अगर आपको मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आ जाएगा तो आपको टेंस और ट्रांसलेशन सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आप अपने अगर कोई प्रश्न है मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के यूज से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप पिछले वीडियोस भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है। ग्रामर की जो श्रृंखला है, ग्रामर की जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो वीडियोस की श्रृंखला है उसमें हमारा यह थर्ड वीडियो है। तो तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया है ग्रामर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और कौन सी मैन वर्ब का यूज करते हैं हम टेंस और ट्रांसलेशन टॉपिक में, जो आपका एक बेसिक टॉपिक है जिसकी मदद से आप ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।